हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं जी के चैलेंज। 20 में से 15 प्रश्नों के सही जवाब देते हो तो आप पढ़ते हो, नहीं तो केवल टाइम पास करते हो। तो चलिए देखते हैं कि आप पढ़ते हो या फिर केवल टाइम पास करते हो। पहला प्रश्न है आपके लिए, इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये पुस्तक किसने लिखी है? An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations। इसका शॉर्ट फॉर्म है इस पुस्तक का द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से इस पुस्तक को जाना जाता है। तो ये पुस्तक लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा। कब लिखी गई थी? 1776 ईस्वी में। इसमें बताया गया था कि कोई नेशंस वेल्थ किस प्रकार से बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किससे के द्वारा होता है? तो योजना एक मैगजीन है जिसमें कि देश की आर्थिक गतिविधियों का वर्णन होता है। जो भी नई योजना आती है सरकार की और जो भी आर्थिक गतिविधियां होती है उसके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और ये प्रकाशित की जाती है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। थोड़ा जान लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के तहत किया जाता है और प्रथम वित्त आयोग जो था ये बना था, गठित हुआ था 1951 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का उपयुक्त वरीयता क्रम क्या है? आरोही, अर्थात आरोही क्या होता है? घटते से बढ़ते क्रम में, अर्थात सबसे छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करना है। तो जो इनमें से सबसे निचली इकाई है वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा के बाद पंचायत समिति और अंत में जिला परिषद। ग्राम सभा होती है गांवों में के लेवल पे, उसके से बड़े लेवल पे पंचायत समिति ब्लॉक्स पे, और जिला परिषद हो गई जिला के लेवल पे। 2, 1, 3 होगा प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? नेशनल बैकवर्ड कमीशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1993 ईस्वी को, 1993 में। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक निकाय से बना दिया गया है। अब ये एक संवैधानिक निकाय है अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रीमी लेयर का तात्पर्य डैश से है, किससे संबंधित है क्रीमी लेयर, ये बताना है आपको। तो क्रीमी लेयर जो है इसका तात्पर्य है किससे? आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। जो बैकवर्ड एंड एससी बैकवर्ड में है अभी ये लागू, तो बैकवर्ड में जिनकी आय ज्यादा होती है वो आ जाते हैं क्रीमी लेयर के दायरे में। आपके लिए यहाँ पे एक प्रश्न है, बताना है क्रीमी लेयर कितने आय से ऊपर वाले क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? राइट टू फ्रीडम की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो मौलिक अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है? फंडामेंटल राइट्स है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। तो बताइए क्या होगा उत्तर? तो राइट टू फ्रीडम जो है स्वतंत्रता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक इसकी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है ये बताना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 में ये वर्णित है क्या कि भारतीय संविधान में जो वर्णित अनुच्छेद 53 में कि कार्यपालिका का जो हेड होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। वो या तो डायरेक्ट या फिर अपने सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से कार्यपालिका को हेड करेगा, कार्यपालिका के आदेश जारी करेगा। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे इनमें से? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी किस वर्ष? 1916 ईस्वी में। 1916 में हुई थी। मदन मोहन मालवीय ने की थी, किसके साथ मिलकर? एनी बेसेंट के सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1916 में। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? सूत्रपात अर्थात इंट्रोड्यूस किसने किया? सिविल सर्विस। तो भारत में सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और इसका मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म
इत्यादि किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। प्रश्न पूछा जाता है मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म से भी, तो वहां पे आया कॉर्नवालिस और सूत्रपात किया गया किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता था? इसे हिंदू शक्ति का अवतार भी कहा जाता था। लड़ाकू पेशवा के साथ साथ हिंदू शक्ति का अवतार के नाम से भी जाना जाता था। तो ये थे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था और ये छत्रपति साहू के पेशवा थे। चौथे जो मराठा सम्राट थे छत्रपति साहू जी महाराज, उसके क्या थे? ये इसके पेशवा थे। ठीक है ना। चलिए बढ़े आगे, साहू जी लिख देता हूं मैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम था बृहद्रथ। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के हेल्प से किया था उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना। बृहद्रथ अंतिम शासक, और इसका जो जनरल था वो सुमित्र शुंग, उसने इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है। अगला प्रश्न है, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? इनमें से किस देश में सदाबहार वर्षावन? सदाबहार मतलब जो हमेशा हरा रहे, हरा भरा रहे, वो हुआ सदाबहार। वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ब्राजील में। अगला प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। 15 डिग्री देशांतर से क्या होता है? 15 डिग्री बढ़ने पे 1 घंटा चेंज होता है। तो 82.5 डिग्री है, तो इसीलिए भारत का जो समय है वो जीएमटी अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? ये आगे है भारतीय समय 5.5 घंटे। 82.5 में जब 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 5.5। ठीक है, तो इसीलिए ये आगे है 5.5 घंटे। अगला प्रश्न है, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? यानी कि आपको बताना है कि कौन सा रबी फसल है इनमें से। तो रबी फसल में जो ऑप्शंस है यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? गेहूं, सरसों और चना। रबी समझ लेते हैं क्या होता है? जिसकी बुआई की जाती है कब? बुआई की जाती है नवंबर महीने में, और कटाई कब होती है? कटाई हो जाती है मार्च अप्रैल में। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है रबी फसल। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, लोकप्रिय पेय कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? कॉफी जानते होंगे आप लोग सबके सब। कॉफी जो है ये क्या है? बीज से प्राप्त होती है और इसमें कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातज नहीं है? सब्लिमेशन से संबंधित क्वेश्चन है। सब्लिमेशन क्या होता है? ठोस से सीधे क्या बन जाना? वाष्प बन जाना। तो ये है क्या चीज? ऊर्ध्वपातन। और इसका वाइस वर्सा भी, दोनों ही। तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ऊर्ध्वपातज कौन सा नहीं है? तो फिटकरी जो है ये ऊर्ध्वपातज नहीं है। वाष्प या गैस कर देता हूं इसे मैं। ठीक है ना। ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना बिना द्रव अवस्था में गए हुए, वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को डैश भी कहा जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम क्या है? न्यूटन का पहला नियम यह है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहना चाहती है, और गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जाना जाता है किस अन्य नाम से? तो इसे जाना जाता है जड़त्व का नियम के नाम से। जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके लिए, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे डैश लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कन्वर्जिंग। जो एकत्रित करता है वो क्या कहलाता है? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके लिए, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्यूज जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्यूज काम करता है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है फ्यूज से तो क्या होता है? वो गर्म हो जाता है, हीट उत्पन्न होता है, और फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट द्रवणांक, ये क्या होता है? कम होता है। क्योंकि क्या होगा? द्रवणांक कम होगा, और यदि ज्यादा गर्म होगा तो वो फ्यूज ट्रिप कर जाएगा, जिससे कि घर में क्षति नहीं पहुंचेगी, बिजली की वायरों में आग नहीं लगेगी, आग लगने की संभावना कम होगी। तो ये थे
आज के जी की चैलेंज। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ शेयर करें दोस्तों और स्टडी दोस्तों में, और चैनल सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर डालें अभी के अभी और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे कल इसी समय एक नई वीडियो के साथ।